अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ। और आप सब जानते हैं कि मुझे कहते हैं सोहा अफजल। बिल्कुल ऑन टाइम 9 बजे हम लाइव आ जाते हैं बिकॉज वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। लेकिन आज चूँकि मंडे से निकल कर हम ट्यूसडे में ट्रांसफर हो चुके हैं, स्विच कर चुके हैं, तो आई रियली होप कि आपके मंडे ब्लूज जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो ज़रा अब कल तो हमने आपको ये बता दिया कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन ये हफ्ता गुजारना कैसे है, किन चीज़ों को एग्जामिन करना है या किन चीज़ों को आपने किन इंडिकेशन को सीरियसली लेना है। आज प्रोग्राम में ज़रा हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। नॉर्मली आपने किसी को सुना होगा ये मुहावरा कहते हुए कि कोई अगर किसी ने कोई मोबाइल ख़रीदना है या किसी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है तो हमेशा हम कहते हैं अपनी किडनी बेच दो। ये एक ऐसी बात है जो कि ज़्यादातर आपको सुनने में मिलती है अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे। तो इससे किस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी कितनी अहमियत की हामिल होती है। मतलब अगर एक किडनी बेचने से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं तो एक किडनी जाने से या ख़राब होने से कितने सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस बात पर भी बात करेंगे। लेकिन किडनी इश्यूज़ के क्या कॉजेज़ हैं, क्या आपको लगता है कि इन वजूहात की बिना पर आपकी किडनी इफेक्ट होती है, उसमें सबसे अहम 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि आज सब्जेक्ट के तौर पर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम बात, 90% लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, फैमिली में आजकल जिस चीज़ का शिकार है उसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। और साथ साथ अगर हम यूरिक एसिड की बात करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल को भी अगर साथ जोड़ लिया जाए तो दोनों इस तरह की चीज़ें हैं ज़्यादातर जो हमें लगता है कि आजकल हम चूँकि अपने आप को खाबों के शौकीन लाहौरी कहते हैं और लाहौरियों को तो खाने के लिए अब जितना मर्जी गोश्त दे दे, तो गोश्त खोरी पे तो हम इतना ज़्यादा उतर आए हैं कि जब आप फैट्स लेते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी आर्टरीज वेन्स प्रॉब्लम करती हैं। और चूंकि यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू आपके जिस्म के अंदर से निकलता है तो वो अखराज जो होता है वो किडनीज के थ्रू होता है। और फिर किडनीज में स्टोन जैसी बीमारियाँ, जो कि मैंने जब किसी किडनी पेशेंट को देखा है या स्टोन वाले पेशेंट को देखा है, जब वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कितनी पेन हो रही होती है, उस पेन तक जाने से पहले जो इन बिटवीन प्रोसेस होता है हम उसे डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे और आपको साथ साथ हल भी बताएंगे। हल से एक और चीज़ याद आई, सब्जियों से हम बहुत दूर हैं, हम वेजिटेरियंस नहीं हैं, हमें शौक़ है गोश्त खोरी का, हम हर तरह का गोश्त खाना पसंद करते हैं, वो बारबेक्यू फॉर्म में हो, कढ़ाई फॉर्म में हो या व्हाट्सएवर। लेकिन अगर हम सब्जियों की बात करें तो यूरिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि इससे बचने के लिए ज़मीन से ऊपर उगने वाली जो सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा खाई जानी चाहिए। जैसे कि अगर आप आम एग्जाम्पल है तो शिमला मिर्च है, तोरियां है, ये ज़मीन से उगने वाली वो ऐसी सब्जियां हैं जो कि आपको इस तरह के बहुत सारे डेंजरस डिजीज से बचा सकती हैं। तो यूरिक एसिड इन फॉर्म बेसिकली इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स होता क्या है, किस तरह से आपने इसे आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस कैसे करना है, और इसके बाद हमने इसके इलाज मॉलजी की तरफ ग्रेजुअली किस तरह से जाना है, इस प्रोग्राम में हम डिटेल पे इस पे बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अतर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। डिटेल में इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि आपको क्या क्या मसला आपके घर में, आपके सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू सर। हम वैसे में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं यूरिक एसिड को लेकर, बिकॉज ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। जैसे आप देखिए ब्लड प्रेशर बहुत आम हुआ करता था, फिर डायबिटीज़ हमने देखी लोगों में काफ़ी आम हो गई है। एट द सेम टाइम अब यूरिक एसिड भी उतना ही ज़्यादा हम लोगों में देखते हैं कि इसकी तादाद जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वी केम टू रियलाइज़ कि यस यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया। बेसिकली यूरिक एसिड है क्या इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, सिंपल वर्ड्स? देखिए जैसे आपने कहा ना डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई है, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड। इसी तरह यूरिक एसिड भी हमारे लाइफस्टाइल से, हमने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, इतना अच्छा खाबों वाला, गोश्त वाला। तो ये वो हमारे यहाँ इटियोलॉजीज़ हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ेस होती हैं। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है हमारे। बेसिकली यूरिक एसिड का हाई हो जाना है उसे हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। हाइपरयूरिसीमिया प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरयूरिसीमिया होता है, लेकिन जब वो सिम्टोमेटिक होता है, जब उसकी वजह से तकलीफ़ होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए कहा जाता है जैसे शुगर कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, इसी तरह यूरिक एसिड को भी कंट्रोल रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर हाइपरयूरिसीमिया हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, जिनमें जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं उसमें वो जोड़ों का दर्द जिसे हम गाउट कहते हैं, आर्थराइटिस टर्न आउट टू बी ड्यू टू हाइपर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से जो आर्थराइटिस होता है दैट इज़ गाउट। वो फिर हमारे जो बिग जॉइंट्स हैं उनमें डिपॉजिट हो जाता है सॉल्ट्स की शक्ल में, और फिर वहाँ पे वो रगड़ खाता है
और जो अल्लाह ताला ने कुशन्स दिए हुए हैं सब जॉइंट्स में, कार्टिलेज जैसे ये हमारे ईयर में है, नोज़ में है, वो कार्टिलेज जो है वो फिर रब आउट होता है, ख़त्म होता है वहाँ से। तो वो जो फ्लूइड और जो कुशन अल्लाह मियां ने मूवमेंट के लिए जॉइंट्स का दिया हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे जब हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो पेन होती है और स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये एक हाइपर यूरिसीमिया का एक की वजह से एक प्रॉब्लम है, गाउटी आर्थराइटिस, जिसकी वजह से। इसी तरह अगर वो यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए तो वो फिर किडनीज़ में ड्यू टू रेज्ड यूरिक एसिड तो है, यूरिक एसिड तो ब्लड में है और किडनीज उसको एक्सक्रीट कर रही हैं जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, मगर जब वो एक हद से ज़्यादा हो जाता है और वो किडनीज उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती तो फिर वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो डिपॉजिट होता है तो उसके क्रिस्टल्स इकट्ठे होना शुरू होते हैं, जैसे नमक के क्रिस्टल्स उनमें पानी डालें आप तो वो इकट्ठा हो जाता है, या वो चीनी हो उसमें पानी डाल दें तो वो थोड़ा सा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो वो जब आता है तो वो स्टोन्स बनाता है, फिर वो स्टोन्स आपके किडनी को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर मैं आपकी ही बातों से 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि करना चाहती हूँ ताकि लोगों के जो मसाइल है और जो एम्बिग्विटीज़ है वो ख़त्म की जा सके। आपने क्रिस्टल्स की बात की, हम अभी डिजीज़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली अगर हम रीजनिंग की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, या हम सिम्टम्स की बात कर लेते चले इनिशियली, ये क्रिस्टल्स जो है वो आपको नॉर्मली यूरिन में भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी इंडिकेशन है जो यूरिक एसिड बढ़ने के बाद आपकी बॉडी फील करती है और आपको भी इसको फील करना चाहिए कि ये वजूहात है? हाँ देखें, यूरिक एसिड बढ़ने से जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा क्रिस्टल फॉर्मेशन और जॉइंट्स में तो वो पेन करना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ जब पेन होगी तो फिर वहाँ पे सूजन हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। जोड़ जो है सूजने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली पेशेंट जो है वो बताता है कि जी मेरा जो पाँव का अंगूठा है वो सूज गया, मेरा जो एंकल जॉइंट है, ये जो गिटा जिसे हम कहते हैं, वो सूज गया। इस बिग जॉइंट्स जो हैं रिस्ट एंड ये थम्स मोस्टली, सुबह जब मरीज़ उठता है उसको स्टिफनेस होती है, वो अपने जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहा होता, ये उसकी है। मस्कुलर पेन्स प्लस फटीग, और इसी तरह डिफरेंट जो कॉजेज़ हैं, जैसे अगर गुर्दे में पथरी है तो आपको फ्लैंक पेन होगी, अगर उसने वो गुर्दे की नाली में आ गई है जिसे हम यूरेटर कहते हैं उसमें आ गया है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, पीछे प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको दोबारा पेन होगी दोनों फ्लैंक्स में। अच्छा डॉक्टर, ये तो देखिए सिम्टम्स है जो कि आपने बता दिए जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो देखा है यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा होता है, ज़्यादातर उन पेशेंट्स के पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा चलने फिरने से या बहुत ज़्यादा काम करने से या कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। ख़ातीन में ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पाँव में हो जाती है। तो ये ऐसी वजूहत है, ये ऐसे इंडिकेशन है जो कि अलार्मिंग साइंस होते हैं, आपको फौरी तौर पर इसे देखना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ताकि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा भी हो रहा है तो फिर अगर हम ब्रेक के बाद की बात करें तो हम ख़ास तौर पर पूरे प्रोग्राम को मैं इस चीज़ पर सर्व करना चाहती हूँ कि क्या वजूहत है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब बचना कैसे है, प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचने से पहले किस तरह से हम डायग्नोज करके इसके इलाज मुआवजे की तरफ बगैर दवाई के जा सकते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन खुशामदीद के साथ वेरी गुड मॉर्निंग भी कहते हैं कि आज ट्यूसडे है तो होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा, लेकिन इसी होप के साथ कि भी आप मेरी बात कभी तो मानेंगे कि सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको सिर्फ तब होगा अनटिल अनलेस आप सुबह उठेंगे और अपने दिन का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग करेंगे। ज़्यादा अर्ली नहीं, 5 बजे उठने के लिए नहीं कह रही, 7 बजे 8 बजे मैक्सिमम अगर उठ जाएंगे तो सारा दिन आपका बेहतरीन तर गुजरेगा। एक और गेस्ट जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। मुनीबा खालिक हमारे साथ मौजूद है, बारहा मेरे शो में आ चुकी हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने चूँकि ये सवाल छोड़ा था कि क्या खाना क्या पीना चाहिए ताकि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, ये हम मुनीबा से जानेंगे। मुनीबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप सुबह उठती है ना? हाँ जी। मतलब ये सवाल एक्चुअली मेरा ये सवाल सबसे होता है, लेकिन मैंने कहा चल अपने गेस्ट से भी कर लेते हैं। मुनीबा, प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक से पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि मैंने ख़वातीन पर ये बात छोड़ी थी कि ज़्यादातर आपके पाँव स्वेल हो जाते हैं और हड्डियों का और जोड़ों का दर्द तो हम देखते हैं ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। अब तो पहले हम देखते थे कि 40 और 30 प्लस में, अब तो जो टीनेजर लड़कियाँ हैं वो भी कहती हैं कि हमारे जोड़ों में बड़ा दर्द है और जॉइंट्स में बड़ा पेन है।
यूरिक एसिड पर हम बात करें कि बेसिकली यूरिक एसिड एक क्या चीज़ है, कैसा मवाद जो कि आपके जिस्म से एक्सक्लूड होना ज़रूरी होता है, वो इकट्ठा होता रहता है, आर्टरीज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है। यूरिक एसिड आपको क्या लगता है कि आजकल जो ज़्यादा है उसकी बेसिक कॉज क्या लगती है आपको, मेन रीज़न? डाइट स्टाइल, थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइटरी अवेयरनेस हुई है, लोगों को पता लगा है कि हाँ भाई मीट शुड बी इंक्लूडेड इन देयर डाइट, बट एट द सेम टाइम मीट एक्सेस में लोग नहीं समझते, क्योंकि बॉडी बनानी है या अगर आपकी बेसिक नीड्स हैं, ऑन एन एवरेज 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक आम इंसान को रिक्वायर है प्रोटीन। अगर आप इससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वो ओवरडोज में आ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको मेटाबोलाइज कर ले, तो वो एक्सेस प्रोटीन डेफिनेटली ब्रेक डाउन होती है। उसके नॉर्मल ब्रेक डाउन के प्रोसीजर के अंदर एक बाय प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, वो आपकी बॉडी में बनना है। जब आप प्रोटीन ले रहे हैं नॉर्मल ब्रेक डाउन होगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यूरिक एसिड बनेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। नॉर्मल फीमेल्स के अंदर ऑन एन एवरेज 2 to 6 और मेल के अंदर 3 to 7 ये एवरेज है, मगर ये लेवल एक्सीड हो जाता है कुछ बीमारियों की केस में अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली उसको एक्सक्रीट नहीं करी, या अगर आप डाइटरी सोर्स से बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऐसी ले रही हैं जिनके अंदर प्यूरिन्स हैं, तो वो उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर यूरिक एसिड एक्सेस प्रोड्यूस होता है। या तो आपकी डाइटरी सोर्स प्रोटीन ऐसा है कि जो प्यूरिन्स के ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, या आपकी बॉडी उसको अच्छे से एलिमिनेट नहीं कर पा रही, तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, यानी यूरिक एसिड की एक्सेस हो गई आपकी ब्लड के अंदर। अब वो जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड एक्सेस हो गया, वो क्रिस्टल्स आइदर डिपॉजिट हो जाएंगे आपके जॉइंट्स में, ऐसे खासकर जॉइंट्स जो थोड़े ठंडे होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स मोस्टली डिपॉजिट इन दोज जॉइंट्स जो ठंडे होते हैं। आपके जो पेरिफेरल रीजन के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पाँव का जो टो है, टो जॉइंट हो गया, या ये उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, ये यहाँ पे खून थोड़ा देर से पहुँचता है, इस वजह से ये एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी होती हैं, यूरिक एसिड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। फिर जब आप इन जॉइंट्स को मूव करते हैं तो एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन के बाद रेड हो जाती हैं, और इसे कहते हैं कि फ्लेयर्स होते हैं पेन के, कॉन्टिन्यूस पेन नहीं होती है। आप ये नहीं कहते कि 24 आवर्स यहाँ इस जॉइंट में हो ही जा रही है। अच्छा मुनीबा, मुझे बताएगा कि मैं आपकी बात को इंटरप्ट करी, बिकॉज आपकी बातों से बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि मेरे देखने वाली ऑडियंस भी फौरी तौर पर रेस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब यूरिक एसिड आपने कहा कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी बॉडी में बनना है, इसका एक्सक्लूड होना इज द रीजन जो कि होना चाहिए। क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इतना यूरिक एसिड आपकी बॉडी में होना चाहिए, उस रिक्वायरमेंट से जब वो एक्सीड करता है, एक्सेस होती है, तो ही वो हमारे लिए हार्मफुल या डेंजरस होता है? कितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है यूरिक एसिड की? यूरिक एसिड रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, मतलब अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यूरिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। उसका लेवल ये है कि फीमेल्स के अंदर 2 to 6 होगा, मेल के अंदर ऑन एन एवरेज 3 to 7 होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिक एसिड का लेवल 10-11 चला गया है, तो अब इतना एक्सेस यूरिक एसिड विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड इनटू योर जॉइंट्स, और वो किडनी ने एक्सक्रीट करना है, किडनी मतलब ओवर वर्कलोड उस पर ज़्यादा हो जाएगा, किडनी की एक्सक्रीशन में इशू हो जाएंगे, वो जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे आपके नेफ्रॉन्स के अंदर, वो किडनी के अंदर लॉज हो जाएंगे, उसके बाद आपके यूरिनेशन में भी इश्यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये वो बात है जो कि मैं ना प्रोग्राम के आगाज़ में, चूँकि हमें मुनीबा ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ब्रेक के बाद, तो हमें आगाज़ में ये कह रही थी कि आपने किसी को कोई एग्जांपल देना ना बहुत महंगी चीज़ की, तो हम कहते हैं किडनी बेच दो, मतलब इतनी अहम चीज़ है कि इसको बेचने से कितने सारे मसले हल हो जाते हैं। एट द सेम प्लेस किडनी में मसला होने से कितने सारे मसले मजीद जन्म लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब यूरिक एसिड की बात करिए, ऑब्वियसली वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्लूड होता है, अब जब वो क्रिस्टल बनेंगे, वो बॉडी आपकी किडनी से इफेक्ट होंगी, वहाँ स्टोन बनेगा। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत आम होती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यूरिक एसिड की वजह से किडनी इश्यूज़ कंपैरेटिवली अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये जो पथरी का इश्यूज़ है, ये किस तरह से आपको लगता है कि इससे बचने के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए दवाई के अलावा जो हम कर सकते हैं? देखिए, स्टोन्स जो है ना, हमारा जो कंट्री है ये स्टोन बेल्ट में भी आता है, तो किडनी स्टोन्स में एक स्टोन जो है वो यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है, प्लस यूरिक एसिड स्टोन्स मिक्स स्टोन्स के का भी पार्ट होते हैं। अगेन बात वहीं आ जाएगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आपने कहा कि डाइटरी हैबिट्स जो हैं हमारी वो नहीं ठीक होती। हमें ये तो समझा दिया गया है कि पार्ट है प्रोटीन्स आपकी डाइट का, जैसे अभी आप कह रहे थे यूरिक एसिड ज़रूरत नहीं है हमारी, यूरिक एसिड नहीं है हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, हम खा रहे हैं,
उसमें प्यूरिन्स बन रही हैं, वो जब एक्सक्रीट होती हैं, उसके बाय प्रोडक्ट जब बनती है तो वो एक यूरिक एसिड है। और उसके एक लेवल्स हैं बॉडी में, जो बॉडी उस वक्त तक सिम्टोमेटिक नहीं होती, उस वक्त तक कोई अलामात जाहिर नहीं होती जब तक वो लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, जो बार बार डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये लेवल्स हैं मेल्स में और फीमेल्स में। अच्छा, अब ये लेवल्स डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गाउटी आर्थराइटिस के लिए वो 5 इज़ द बेस्ट लेवल, उस पर हमें रखना होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो सिम्टोमेटिक हो जाता है पेशेंट। इसी तरह अगर हम अपने किडनी स्टोन्स में चल जाएं, जो ड्यू टू यूरिक एसिड जो बनते हैं, उनके लिए भी हमें 6 की रेंज में उसको रखना होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है उसकी किडनीज़ में और स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्टोन्स हैं, ये बहुत बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी में। वेरी ट्रू। तो इसलिए हमें जो इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेन्स हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है, फटीग हो रही है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और इसके बाद जो रीनल फंक्शन डैमेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे पावर्टी है, अवेयरनेस नहीं है, ये प्रोग्राम इसी अवेयरनेस का पर्पज़ है ना। हम अवेयरनेस नहीं है, हमें जो मिल रहा है हम खाए जा रहे हैं, और उससे हाइपरयूरिसीमिया हो रहा है, आपको डायबिटीज़ हुई है, आपको पहले से ब्लड प्रेशर है। 90% जो है इंसिडेंस बढ़ जाता है उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिड्स होती हैं, पहले से डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ऊपर से हाइपरयूरिसीमिया हो जाए, उसके ऊपर से स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, तो जो रीनल फेलियर के चांसेस हैं या जो गुर्दों के डैमेज होने के चांसेस हैं लेमन लैंग्वेज में, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा होने तक, ये ज़्यादा होने से बचने के लिए एक बड़ी अहम बात है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ऑन एंड ऑफ यूरिक एसिड का टेस्ट कराना चाहिए, जो कि हम नहीं कराते। क्योंकि अगर आप 3 to 5 बता रहे हैं, या अगर 3 to 6 बता रहे हैं, या अगर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आजकल जो चीज़ कॉमन है वो है 8 to 11 और 12, ये यूरिक एसिड का आपकी क्वांटिटी होती है। लेकिन हमें इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? मुनीबा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? ऑन एंड ऑफ कितनी देर बाद आपको यूरिक एसिड का टेस्ट कराते रहना चाहिए? अगर मैं इन जनरल स्क्रीनिंग की बात करूं तो वैसे भी सारी डिजीज़ की जनरल बात करूं तो आपको वंस अ ईयर एनुअल बेसिस पे अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। लेटर ऑन ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इफ़ यू आर 60 और 60 अबव, ठीक है, तब तो आपके लिए मैंडेटरी है कि वंस ट्वाइस अ ईयर आप अपनी जनरल स्क्रीनिंग करवा लें, अपना अच्छे से मेडिकल चेकअप करवा लें, जिसके अंदर CBC कंप्लीट प्रोफाइलिंग हो जाएगी, आपकी बायोकेमिकल प्रोफाइल हो जाएगी। मगर अगर आप कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, या आपको पता है कि भाई आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, और अगर आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स में या फैमिली के अंदर ये इशू रन कर रहा है, देन यू शुड बी मोर कॉशियस। आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। स्मोकिंग जैसे हो गया, अल्कोहल का यूज़ हो गया, आपका बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको पता है कि आप भाई ज़्यादा मीट लवर है, आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस विद मेल पॉपुलेशन के, वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं। अगर ये कुछ चीज़ें हैं और आपके साथ फैमिली हिस्ट्री भी है, जेनेटिक्स आपको साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई होने की ख़तरा है, देन तो डेफिनेटली आपको ऑन एंड ऑफ बेसिस के ऊपर स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके लेवल्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। बट या अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जॉइंट पेन, खासकर पाँव के अंगूठे के जोड़ में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तब दिस इज़ एन अलार्मिंग फैक्टर कि अब आपके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। अब आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आपके जोड़ों में दर्द होना तो लोग उसको ठंडा देते हैं, कोई ठंडा कपड़ा लेके या बर्फ़ की टकोर देते हैं। यूरिक एसिड मैंने पहले बताया कि ठंडी जगह पे डिपॉजिट होता है, तो अगर आप उसको ठंडे की टकोर देंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो एक कंसल्टेंट के पास जाएं, उसे कंसल्ट करें कि भाई दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स आई एम हैविंग। एज आई ऑलवेज से कि डोंट कंसल्ट गूगल फॉर दिस, ठीक है, बिकॉज सिमिलर साइन और सिम्टम्स आपको आर्थराइटिस में भी मिलेंगे, किसी इन्फ्लेमेशन में भी मिलेंगे, किसी भी जॉइंट डिसऑर्डर में मिलेंगे। इवन दो अगर आपको कोई ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट आपको जोड़ों में तो दर्द होगा ना, तो आप उसको कंफ्यूज ना करें। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी फिजिशियन के पास जाएं, उसे कहें कि दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स आई एम एक्सपीरियंसिंग, मुझे टेस्ट रिकमेंड करें, टेस्ट की बेसिस के ऊपर अपना इलाज करें। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है जोड़ों में दर्द हो रहा है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, भाई यखनियाँ इस्तेमाल करो, रेड मीट का यूज़ करो, फ्रेश वगैरह लो। ये जनरल है ना, दालें शालें, पालक, सब्जियाँ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, ये हेल्दी डाइट का पोर्शन है, ठीक है। जो बैलेंस डाइट एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए
जिस बैलेंस डाइट का हम कहते हैं, वो बैलेंस डाइट एक यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए नहीं है। आपको प्रोटीन एक्सक्लूड करनी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सक्लूड करनी है, आपको ऐसी तमाम चीज़ें, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये जो बाज़ार से स्वीटेंड बेवरेजेस मिलती हैं, वो सारी आपको बिल्कुल अपनी डाइट से एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। अच्छा देखिए मुनीबा, आप डाइट की बात कर रही हैं, आपने कहा कि जब आप यूरिक एसिड का सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ देखना है और कीप इन माइंड रखना है कि आपने वाइट मीट, रेड मीट को किस तरह से एक्सक्लूड करना है, या प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी करनी है, या अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, जो कि आधे से ज़्यादा बल्कि 90% लाहौरियन नहीं है, तो ये जो सब्जियाँ खाने से बगैर किसी दवाई के यूरिक एसिड का इलाज किस तरह से मुमकिन है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक के बाद मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर बताया जा सके कि किस तरह से बगैर दवाई खाए यूरिक एसिड का इलाज मुमकिन है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई टीम, फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि चूँकि मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो कर रही हूँ, मेरे साथ एक पैनल मौजूद है, हम सुबह सुबह उठे हैं, इसीलिए आपने सुबह नहीं उठना, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे अब्बा कहते हैं जो सोता है वो खोता है। तो ये खोता जो दो मामलात में आप देख लें कि आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को जो आपके पास आ रही है उसे आपने खोना है, या आपने सोते रहना है और अपने आप को बताना है कि आप इस दुनिया में उस तरह से नहीं जी रहे जो कि जीने का असूल है। तो सुबह टाइम से उठे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत से जो आउटफिट है वाइट कलर का, ये हानियास ने मुझे भेजा है, आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। जब मैं कहीं से भी शॉप आउट करती हूँ तो मैं 2-3 ऐसी चीज़ें देखती हूँ कि स्टफ अच्छा हो, स्टिचिंग अच्छी हो, स्टाइल अच्छा हो, ट्रेंडी हो, साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा भी काम हुआ हो जो थोड़ा टिपिकल भी लगे, थोड़ा आपको मॉडर्नाइजेशन की फॉर्म में भी लेके आए। तो ये सारे फीचर्स जो है ये आपको हनियास में अवेलेबल होंगे, आप इन्हें इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। जब शॉप आउट करें तो मुझसे भी रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम में हम जो कि बात कर रहे थे, ब्रेक में भी इस चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम ज़रा सोल्यूशंस पे आ जाते हैं। मेरा पूरे प्रोग्राम में यौनरा ये नहीं होता ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, इसको सिर्फ डिस्कस करते रहे। कम टू द सोल्यूशंस के हमारे पास इन मसाइल के हल क्या क्या मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा आसान सा सवाल जो कि लोग जानना भी चाहते हैं और लोग इससे भागते भी हैं, बगैर दवाई के इलाज मुआवजा मुमकिन है? ये अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और हम देखते हैं कि लोग इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। यूरिक एसिड की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, दवाई से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे यूरिक एसिड खुद ब खुद ही कम भी हो जाए या फिर एहतियात से इससे बचा जा सके? देखिए, 2 फैक्टर हैं। हमें एक जगह पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि दवाई के बगैर इलाज। जब तक तो वो तकलीफ उस जगह तक है या उस नौइयत की है कि दवाई के बगैर इलाज हो जाए, तब तो दवाई के बगैर इलाज है। ठीक है। लेकिन जब उससे आगे निकल गया तो फिर दवाई खानी है, फिर कोई और इलाज? दवाई के बगैर इलाज जो है वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स। ठीक है। ठीक है, मुझे इससे ये बड़ी एक पॉइंट है जिसकी क्लैरिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। हमारे यहाँ जब डायबिटीज़ होती है, डॉक्टर साहब अब इत्तेफाक करेंगी ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इसी तरह हाइपरयूरेसीमिया हो गया, गोश्त बंद कर दो। हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि सब कुछ बंद नहीं कर दो। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी, हमें इतने 0.8 ग्राम्स पर केजी जी, तो हमें अब जब हम 0.8 ग्राम्स पर केजी कह देते हैं ना, मरीज बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो पढ़े लिखे भी होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता, वो कंसल्टेंट्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास इसीलिए आते हैं कि हम उनको बताएं कि जी ये 0.8 ग्राम पर केजी जो है ना, उसको आप इतना सा ले लें कि आपका अगर वेट 70 केजी है, 80 केजी है, वैसे तो लाहौर का आप जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ माशाल्लाह हमारे जैसे ही होते हैं भारी भारी लोग, बच्चों वैसे का शिकार है, ज़्यादा बड़ों के तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने 100 ग्राम्स प्रोटीन्स लेनी है। ठीक है। अब आ गई बात 100 ग्राम प्रोटीन्स की, क्राउड भी बैठा है, लोग भी सुन रहे हैं। वो 100 ग्राम प्रोटीन्स हम तो जाके कहते ही हैं कि ज़रा 2 किलो ज़रा दुम्बा कढ़ाई बना दो, सही बात या है। वो देसी मुर्गा बना दो और इसके अंदर मटन वो बटर भी डाल दो और देसी घी भी डाल दो। हमें उन्हें बताना भी है कि 100 ग्राम प्रोटीन्स कैसे बनेंगी। मे बी 1 egg contains about 10 मतलब हाउ टू मेक इट, ये भी एक क्वेश्चन है कि आप जो 100 बना रहे हैं हम लोगों कैसे को बना रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं वो कैसे बनेगा। तो एक अंडा जो आप खा रहे हैं वो
उसमें भी अब हमारा जो अंडा है वो एक हाई क्वालिटी भी है और एक बेचारा मासूम सा भी है। फिर एक फुल ऑयल में बनता है, एक देसी घी में बनता है, एक मक्खन में बनता है, नॉर्मली सारी है। नॉर्मली जो एक एग है उसका 10 ग्राम उसमें प्रोटीन्स होती है। ऐसे ही, अब ऐसे आपने ही। दिन में 100 ग्राम्स लेनी है जी, ऐसे ही जी 100 ग्राम्स। हम इसलिए ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम तो कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इलाज कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट जो है 70 ग्राम्स डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, 70 to 100 ग्राम्स। 70 ये भी देखिए ना 200 डॉक्टर साहब, देखिए आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि ये वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मुनीबा मुझे कहे कि 80 ग्राम्स आपने लेना है तो 100 ग्राम्स किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी की वेरी करता है कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि किस डाइट में कितना है। यस, वेरी ठीक है, गुड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलो जो 1 kg जो हम चिकन खा रहे हैं या मटन खाना शुरू कर देते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, और उसके साथ क्या क्या खा रहे उसके हैं। साथ क्या क्या खा रहे हैं, और Exactly. उसमें से कितनी प्रोटीन्स बननी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही डायबिटीज़ में भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अक्सर पेशेंट्स में, मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटीज़ भी होती है, उनमें हाइपरटेंशन भी होती है, उनमें हाइपरयूरिसीमिया भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हमें पेशेंट को बताना पड़ेगा कि जी इतनी लेनी है, और इतनी लेनी है तो फिर पेशेंट एक लेमैन है, उसको ये भी बताना है कि जी इतने केजी है तो उसमें से इतना वेट निकलेगा आपका। 2 अंडे खाएंगे तो 20 ग्राम प्रोटीन्स मिलेगी आपको। ठीक है। इतने चने जो हैं, रेड बीन्स और ये चने जो हैं हमारे, जो बहुत सुबह को नाश्ता ही है हमारा लाहौरियों का। आप पाए खा रहे हैं, आप निहारी खा रहे हैं, आप चने खा रहे हैं, तो ये सब तो हाई प्रोटीन डाइट है। देखिए मुझ जैसी बंदी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाती। आप ही हमेशा कहते हैं जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो आपको पहले खुद देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप लाहौर शहर में रह रहे हैं, आपने पाए भी खाने हैं, आपने हलवा पूड़ी भी खानी है, आपने नान भी खाना है। मुनीबा मुझे इस बात का जवाब आप दें, आपने पूरे हफ्ते में 1 दफ़ा ऐसा करना होता है नाश्ते में, है ना? देखिए हमारे घरों का मसला है, हम क्या करें मतलब। वंस अ वीक है ना हाँ, जी। ये भी ठीक है। अगर आप रोजाना यही रूटीन रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। प्लस हमें एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी है, हमें वॉक करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का जो जिक्र हो रहा है, आप कह रहे हैं दवाइयों से कैसे बचा जाए, फिर हमें फ्लूइड इनटेक का ख्याल रखना है। हमें एटलीस्ट 2 लीटर्स वाटर पीना है। किडनीज वॉश आउट होएंगी, यूरिन बनेगा। हाइपरयूरिसीमिया जो है वो तो एंड प्रोडक्ट है। अच्छा, चीजें उसमें फ्लो तो में रहेंगी। फ्लो में रहेंगी। अच्छा, ये सब, अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को ना सेकंड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि चीज़ें फ्लो में रखने के लिए अब हमें हर चीज़ को कैलकुलेशन पर लेकर आना पड़ेगा। प्रोटीन की बात करें, खुराक की बात करें, अपनी बैलेंस डाइट की बात करें, अगर यूरिक एसिड की आप बात कर रहे हैं तो चले दवाई से बचने के लिए, चूंकि एक्सट्रीम लेवल पर यूरिक एसिड पहुँच जाए तो दवाई के अलावा आपके पास कोई हल मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर इन बिटवीन आप हों, मतलब आपकी एक तो आपने 2 to 6 बताई है या 3 to 5 बताया है, वट एवर, इस सिचुएशन के अलावा अगर आप 7-8 पर वेरी करते हैं तो ये इन बिटवीन एक्सट्रीम और लोएस्ट के होता है। आपको क्या लगता है कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे मुनीबा कि किस तरह से हम दवाई तक पहुंचने से पहले खुराक से इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सब्जियां कैसी खानी चाहिए? क्योंकि मैंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक कहा जाता है कि जो ज़मीन से ऊपर उगने वाली सब्जियां होती हैं वो यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो ग्राउंड रूट वेजिटेबल्स हैं वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स को मना की जाती हैं, मगर जो स्टेम वेजिटेबल्स हैं अपार्ट फ्रॉम स्पिनच वो अच्छी होती हैं। आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर शिमला सकते मिर्च हो गई, तोरी हो गई, इस तरह की सब्जियां जो बिल्कुल आप लौकी, तोरी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। कद्दू नहीं, हाँ हाँ। वो भी ऊपर ही आ हम ये जाता सोच रहे हैं कि ज़मीन से ऊपर उगता है या नीचे उगता है। ऊपर ही। अच्छा देखिए मुनीबा, ये ऐसी इस्तेमाल कर सकते चीज़ें, हैं। अच्छा तोरी, अब अगर हम बच्चों को या बड़ों की बात करें, उन्हें तोरी की बात करें, अगर हम टीनों की बात करें, ये वो तो चीज़ें- बच्चे तो इतना ऐसी शक्ल बना रहे थे, Exactly. मतलब अब हमारी लाइफ का ना बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो गया है ये रिफाइंड कार्ब्स, जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज आ गए, जिसके अंदर चिकन, फ्राइड चिकन आ गया। ये Processed चीज़ें food हमारा बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो हो गया है। और आप खाने को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक सोडा तो रखते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब वी डू हैव दिस मेंटालिटी, अगर आपने हाई प्रोटीन फूड सर्व किया है तो उसके साथ सोडा रखें, कोई ये बेवरेज रखें ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, फिजी ड्रिंक्स डाइजेस्ट दैट। मुनीबा, ये मुझे आपने ना इस एम्बिग्विटी को दूर करना है। अच्छा, लोगों का ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट ले ली है या अगर आपने लो प्रोटीन भी ले ली है, आपको ऐसा लगता है कि आप फौरी तौर पर अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे तो आपको हजम हो जाएगा। साइकी इश्यूज हैं, मगर पता है क्या, अगर आप उसको जल्दी डाइजेस्ट करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से पहले ही आप थोड़ा मॉडरेशन में ले लें। आप कौन से ऐसे सोमालिया में बैठे हुए हैं कि आपको प्रोटीन इतनी डेफिसिट हुई हुई है कि आपने ओवरडोज करना है।
चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी यूटिलाइज़ कर पाती है अगर आप उनको कम पोर्शन में लें, थोड़ा थोड़ा करके लें ना। इस वजह से कहते हैं कि डिवाइड योर कंप्लीट डे डाइट प्लान इनटू 6 मील्स, 3 मेजर मील, 3 स्नैक्स, ताकि आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में लें चीज़। इवन तो अगर आप कैल्शियम भी ओवरडोज करते हैं, आप सारी की सारी 1000 मिलीग्राम एक डोज में लेने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा बायो अवेलेबल नहीं होती। आप उसको डिवाइडेड डोजेज में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज करती है। तो ओवरडोज करना इवन तो प्रोटीन की या किसी भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। क्योंकि बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती, बॉडी बहुत अनकम्फर्टेबल होती है, आपकी जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। होल प्रोसेस जितने टाइम आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप एक अनकम्फर्ट का शिकार हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उतना खाएं जितनी आपको भूख है, और थोड़ी भूख रख के खाएं, जो सुन्नत ये तरीका सबसे है। अहम बात है मुनीबा। लेकिन अगर हम सब्जियों की चले हम बात करें, ओवरऑल हम कुछ और मज़ीद चीज़ों की बात भी कर लेते हैं। अगर यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वक्त रहते उसे कंट्रोल करने के लिए सब्जियों के अलावा हमारे पास क्या क्या हल है जो हम कर सकते हैं? अब जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि सारे का सारा मीट पोर्शन आपने एलिमिनेट नहीं करते ना, ठीक है। आप रेड मीट एलिमिनेट करें, ठीक है, शेल फिश एलिमिनेट करें, बट यू कैन हैव सामन, ठीक है। कुछ फिश की वैराइटीज़ हैं जो आप लें, आपके लिए अच्छी हैं। फिर आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग बिल्कुल ही प्रोटीन कट ऑफ कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल ही प्रोटीन डिप्लीट हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी पहले ही सॉरी इन्फ्लेमेशन का शिकार हुई है। इन्फ्लेमेशन से निपटने के लिए डेली बेसिस पे आपको एक अमाउंट जो प्रोटीन की रिक्वायर्ड है वो आपने यूटिलाइज करनी है। तो इसमें आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग्स इस्तेमाल करें, और सम वेराइटीज़ ऑफ फिश और ऑल्सो गुड। शेल फिश आपको पर्टिकुलरली अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद आप चेरीज़ आर वेरी गुड, फ्रूट्स, तकरीबन फ्रूट्स आर वेरी वेरी गुड इन यूरिक एसिड, आप वो इस्तेमाल करें, आपके लिए अच्छे हैं। फिर इवन तो फ्रूट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि अब मोस्टली कहा जाता है ना कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस के अंदर होता है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और लिवर प्रोड्यूसेस मोर यूरिक एसिड। मगर एट द सेम टाइम फ्रूट्स भी हमारे फ्रुक्टोज कंटेन करते हैं, मगर ये अफेक्ट फ्रूट्स कंजप्शन से नहीं देखा गया। जिस वक्त फ्रूट का फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं, आपका यूरिक एसिड नॉर्मलाइज होता है। तो ये अच्छा है। सेकंड जो डॉक्टर साहब ने बात की कि भाई अगर आप वाटर कंजप्शन अपनी अच्छी करेंगे, 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज लिटरली रिक्वायर्ड बाय एवरी सिंगल पर्सन। अगर आप ये कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी बहुत एफिशिएंटली यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर सकेगी। अगर आपकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेटेड है, आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करें, तो वो टॉक्सिन डेफिनेटली एक्यूमुलेट करेंगे आपकी बॉडी में, और वो कंडीशन को वर्स करेंगे। इतने सारे मुनीबा फ़ायदे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पी लेते हैं, और सारा दिन में जो आपको बताया गया है कि आपने 8 से 10 गिलास, बल्कि अब तो आपको 2 गिलास ज़्यादा कर देने चाहिए, ये चीज़ें जो हैं अगर हम आम रूटीन का अपनी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना लें, तो आधे से ज़्यादा मसले तो हमारे वैसे ही हल हो जाए। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें बताना भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुरू से, बचपन से हमारी, मतलब अगर हम बुक्स की बात करें तो 8th स्टैंडर्ड से लेके ऑनवर्ड बताया जाता है कि इतने गिलास आपने पानी पीना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसमें करते हैं बद एहतियाती। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में आप डायग्नोज करके फौरी तौर पर यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल करने वाली सिचुएशन नहीं है, तो फिर दवाइयों में क्या इसके सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है? फिर इसके इलाज मुआवजे के हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर हम किडनी स्टोन्स में जाएं और हाइपरयूरेमिया उसकी वजह से जो स्टोन बनता है, तो हम इसको गुड स्टोन कहते हैं। स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है। कैल्शियम स्टोन्स जो होते हैं, या मल्टीपल स्टोन्स बनते हैं, वो बहुत सख्त होते हैं। वो पेबल स्टोन्स की तरह सख्त होते हैं, जैसे बजरी का पत्थर होता है उतना सख्त होते हैं, और बड़ी सिवियर पेन कॉज करते हैं। जबकि जो यूरिक एसिड स्टोन है, इसको हम गुड स्टोन इसलिए कहते हैं कि ये सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है। इट कैन बी लाइक अ जली मलजल की तरह का स्टोन होता है, या बिल्कुल जैसे भुरभुरी सी मिट्टी होती है उस तरह का स्टोन होता है। और ये वाहिद स्टोन है जिसकी एक क्वालिटी है कि डिज़ोल्व हो जाता है। अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल करें तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। अब हमें पेशेंट्स को एजुकेट करना है। जब सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये यूरिक एसिड स्टोन है या अदर टाइप ऑफ स्टोन। ठीक है। अगर एक मरतबा उसकी पथरी निकल जाती है मरीज़ की, या डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो हमेशा यही ना समझे कि भाई ये हमेशा ही निकल जाएगी और हमेशा ही डिज़ोल्व हो जाएगी। बिकॉज़
उसी को तो हमें डायग्नोज करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि आइदर इट्स अ यूरिक एसिड स्टोन और अदर टाइप्स ऑफ स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं, इन्फेक्शियस स्टोन्स होते हैं, जब पेशाब में या गुर्दों में इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से जो पथरियाँ बनती हैं उनको हम इन्फेक्शियस स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहते हैं। सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, और ये कैल्शियम जो स्टोन्स बनते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, वो आप जो मर्ज़ी कर लें उन्होंने नहीं निकलना। ठीक है। उनके एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, अगर तो वो 5 mm से नीचे है तो गुर्दे की नाली का साइज़ इतना होता है कि वो 5 mm तक डायलेट होती है और वो स्टोन्स निकल जाते हैं। ठीक है। उससे बड़े हों तो वो कभी भी नहीं निकलते। और हम क्या करते हैं, हमें पेशेंट्स को यही एजुकेट करना है। पेशेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तो पथरी निकली थी पिछली मरतबा, अब फिर निकल जाएगी, और वो उसी वेट में इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम या तो उसकी सर्जरी करें या वो किडनीज को डैमेज कर जाते हैं। जो हमारे पेरिफेरी से मरीज़ आते हैं या जो हमारे गरीब मरीज़ हैं जिनकी एक्सेस नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है। जब तक वो आते हैं और जब तक वो सिम्टोमेटिक होते हैं, जब तक उनको दर्द होती है या जब तक उनके पेशाब में खून आता है जिससे उन्हें ये अंदाज़ा हो सके कि हमें प्रॉब्लम हुई है, तब तक उनके गुर्दे ज़ाया हो चुके होते हैं, या कंप्लीट अगर ज़ाया नहीं होते तो उनका फंक्शन रिड्यूस हो गया होता है। और ये पथरियाँ एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है। अगर आप यूएसए का डाटा को एनालाइज करें तो 50% ऑफ द पेशेंट्स कैन डेवलप स्टोन्स इन 1 ईयर, एंड 90% ऑफ द पेशेंट्स जिनको पथरियाँ हो रही हैं वो 3 इयर्स के अंदर अंदर दोबारा पथरी बन जाती है। एंड 99% कैन डेवलप इन 5 इयर्स अगेन स्टोन्स। तो यूरिक एसिड जो है वो स्टोन्स की एक टाइप है, बट इसमें फ़ायदा ये है कि अगर यूरिक एसिड स्टोन्स हैं और एक सर्टन साइज़ तक हैं और उनकी लोकेशन ऐसी है कि उन्होंने पेशाब का रास्ता बंद नहीं किया है, तो उनकी अच्छी आउटकम ये है कि हम उनको दवाई देते हैं और ये वो वाहिद पथरी है जो घुल जाती है और आसानी से टूट जाती है। लेकिन इसके लिए भी अगेन हम इस बारे में बात करने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है कि अगर आप ढेर सारा पानी पिएंगे तो ही वो पथरी जो आप कह रहे हैं कि जेली फॉर्म में होती है या डिजोल्व फॉर्म में होती है, वो डिजोल्व हो सकती है। अंटिल अनलेस आप एग्जांपल ले लें, किसी ग्लास में आप छोटा सा कोई पत्थर इस तरह का या मिट्टी का भुरभुरा सा कोई पीस डालें तो वो डिजोल्व उसी सूरत में होगा जब वो पानी में पड़ा रहेगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। मनीबा, मैं चाहती हूँ जाते जाते आप ये बता दें कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी खुराक का हिस्सा बेहतर उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो गुर्दे में पथरी होने की एक वजह यूरिक एसिड है, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी खुराक नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए जिससे गुर्दे में पथरी से बचा जा सके? गुर्दे में पथरी की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके स्टोन्स की फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, मगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स जिस वक्त बन जाते हैं तो वो बहुत पेनफुल होते हैं और वो डिजॉल्वेबल नहीं होते। कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जिस वक्त आप सप्लीमेंटल कैल्शियम ले रहे होते हैं वो कॉज बन सकती है अगर आप ओवरडोज कर रहे हैं। इस वजह से आपको हमेशा कंसल्ट करके लेने चाहिए सप्लीमेंट, स्पेशली ओवर द काउंटर हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर अगर ऑक्सलेट की बात करूँ तो वो स्पिनच के अंदर और जो हमारा टमाटो पील है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे ये अच्छी प्रैक्टिस है कि जिस वक्त आप कुकिंग के अंदर टमाटर का इस्तेमाल करें तो छिलका उतार दें, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑक्सलेट। तो आप टमाटर को इस्तेमाल करें मगर उसको पील कर लें, तो दैट इज़ वेरी इजीली डूएबल थिंग कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हुए। और स्पिनच को अवॉइड करते हैं ऐसे तमाम तर लोग जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स जिनकी बॉडी में बने होते हैं। फिर डिपेंड करते हैं कि स्टोन की नेचर क्या है। अगर स्टोन एसिडिक है तो अगर आप अल्कलाइन डाइट की तरफ जाएं तो वो डिजॉल्वेबल उसकी ज़्यादा होता है कि वो डिजॉल्व हो जाए। और अगर स्टोन बेसिक नेचर का, डिपेंड करता है कि अगर आपका डायग्नोसिस आपके पास हो और आपको पता हो कि स्टोन की नेचर क्या है तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट इलाज करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में थे, मुझे लगा कि आप भी यही पूछना चाहते हैं, उसके मैक्सिमम जवाब लेने की मैंने कोशिश की। लेकिन ऑल दो सारा दिन हम बड़े मसरूफ होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमा रहे होते हैं। तो सिर्फ सारा दिन हम काम करते हैं, मसरूफियत की वजह से जो दिल में आता है, जो समझ में आता है हम खा लेते हैं। इतना पैसा कमा रहे हैं ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के लिए, बाद में यही सारा पैसा अपनी सेहत पे लगा के अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, या वो यूरिक एसिड हो या कोई XYZ कोई भी ऐसी बड़ी या छोटी डिजीज़ हो। तो अपने इस मसरूफियत के दौरान अपनी सेहत का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी रूटीन का ख़ास ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इन बीमारियों से बच
सकें। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें कि आपकी सेहत का ख्याल आपको ही रखना है, या हम तो आकर सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल इस सूरत में भी रखें कि जहाँ भी जाएँ कोविड की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।